नमस्कार। हेलो स्वास्थ्य के इस इवेंट पहले माह में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति कपूर है और मैं गुरुग्राम में कार्यरत एक मनोचिकित्सक हूँ। आज हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आपसे गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात होने वाली मानसिक समस्याओं के बारे में मैं बात करूंगी। मानसिक समस्याओं के बारे में हम जानते जरूर हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी हमें नहीं हो सकती क्योंकि हम टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेते। हम आज भी अपने मन की परेशानी को बताने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें कमजोर समझेंगे। देखा जाए तो शारीरिक बीमारियों के लिए हम जितनी सतर्कता बरतते हैं, उसके मुकाबले मानसिक समस्याओं को हम उतना ही नकारते हैं। इसलिए जब स्थिति काबू से बाहर होने लगती है, तो हम और भी ज्यादा निराश और हताश होने लगते हैं। मानसिक समस्याएं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आ सकती हैं। डिप्रेशन या अवसाद जैसी समस्याएं आमतौर पे 18 से 25 साल की आयु में देखी जाती हैं। बच्चा होने के 1 साल के दौरान यदि अवसाद की बीमारी होती है, तो हम क्लिनिकली उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। क्लिनिकल डेफिनेशंस को अगर हम साइड में रखें, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मन की समस्याएं होती कहाँ से हैं। मन हमारे नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन है। जैसे बुद्धि हमारे नर्वस सिस्टम का एक कार्य है, उसी तरीके से मन भी हमारे नर्वस सिस्टम के काम का एक रिजल्ट है। इसकी वजह से खुश होना, उदास होना, अच्छा या बुरा महसूस करना, ये चीज़ें एक तरह की न्यूरॉन्स की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया मानी गई है। यदि हम लंबे समय तक उदास रहने लगते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं, चीज़ों में रुचि नहीं होती है या नकारात्मक सोच चलती रहती है, ये जानने के बावजूद कि इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम इस स्थिति को जनरली डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसके कॉमन कारण हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण, सोशियो कल्चरल कारण, साइकोलॉजिकल या मानसिक कारण, हमारी करंट एनवायरनमेंट या स्थिति, ये सब चीज़ें, हार्मोनल चेंजेस, ये सब चीज़ें हमारे को डिप्रेशन का शिकार बना सकती हैं। गर्भावस्था की बात की जाए तो वो एक ऐसा समय है जब इस तरह के सारे चेंजेस, सारे बदलाव हमारे अंदर हो रहे होते हैं। शारीरिक तौर पे हार्मोनल चेंजेस, मानसिक तौर पे एक नई तरह की लाइफ, एक नई तरह की जिंदगी की शुरुआत, सामाजिक तौर पे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बदलाव हमें स्ट्रेस या तनाव का शिकार बना सकते हैं। हमारे अंदर ये तनाव सहने की कितनी क्षमता है, ये भी एक तरीके की वल्नरेबिलिटी मानी गई है, जो कि जिस तरह किसी को भी कोई शारीरिक बीमारी होने की वल्नरेबिलिटी होती है, एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है, उसी तरह से मानसिक रोग होने की वल्नरेबिलिटी होती है। यदि हमारा मन खुश नहीं रह पाता है या घबराहट होती है, तो हम आमतौर पे सोचते हैं कि हम इसे काबू कर लेंगे। लेकिन यदि हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हमें मदद लेनी चाहिए। यदि आंकड़ों के बारे में देखा जाए, तो लगभग 80 से 85% नई माँ में प्रसव के पश्चात डिप्रेशन या उदासी, रोना आना, घबराहट होना या ये महसूस करना कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा या मैं बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन्हें आमतौर पे हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं और ये स्थिति यूजुअली 10 दिन से 1 सप्ताह में अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि ये लक्षण बने रहते हैं और बढ़ने लगते हैं, उदासी चलती रहती है, चीज़ों में रुचि कम होने लगती है, बच्चे के साथ समय बिताने का मन नहीं करता है या नकारात्मक सोच आती है, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगते हैं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, तो उस समय उस स्थिति को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। देखा गया है कि अप टू 15% वुमेन
जिनको पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। इससे भी गंभीर समस्या होती है जिसमें घबराहट, बेचैनी के लक्षणों के अलावा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, इस तरह की चीजें महसूस होना जो कि सच नहीं है, नींद नहीं आना है, व्यवहार में बहुत सा बदलाव दिखने लगता है। ऐसी समस्या को हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, जो कि 1000 में एक महिला में देखी गई है। भारतीय स्टडीज के आंकड़ों के हिसाब से 22% जो मदर्स हैं उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की संभावना है। यदि ये प्रॉब्लम इतनी सामान्य है, इतनी कॉमन है, तो फिर क्या कारण है कि हम इसका इलाज नहीं कर पाते या इसको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी मानसिक रोगों की जानकारी कम रहना और एक्सेप्टेंस कम होना, जो एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है मानसिक तकलीफों से रिलेटेड। एक स्टिग्मा है कि यदि मैं किसी को बोलूंगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, एक माँ को ये लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा बेबी हुआ है और मुझे इस बारे में सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और मैं उदास हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा कारण है कि जैसे भी हमें लगने लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं और हम बताने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें डर लगता है कि हमें जज किया जाएगा, हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा या हमें ये बोला जाएगा कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो। ये कारण होता है कि यूजुअली महिलाएं अपने तनाव, अपने स्ट्रेस, अपनी परेशानी के बारे में ज्यादातर लोगों से बात नहीं कर पाती हैं, या करती भी हैं तो उन्हें नेगेटिव, नकारात्मक कमेंट्स मिलते हैं, जिस वजह से वो विड्रॉ कर जाती हैं, चुप हो जाती हैं। यदि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन या मानसिक रोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करनी जरूरी है। और बात करने के लिए जो हमारे सामने समक्ष जो व्यक्ति होता है, वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन होता है या एक पीडियाट्रिशियन होता है। कई बार नई माँ ये समस्या लेके पीडियाट्रिशियन से भी बताती हैं कि उनसे नहीं हो रहा है, तो आमतौर पे क्योंकि सब डॉक्टर्स भी इसी समाज का हिस्सा हैं, हो सकता है कि वो उसे रीअश्योर कर देते हैं कि हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, और इसी कारण से पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम के को सबके सामने नहीं ले आ पाता है। और जब तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली उस समय हम ऐसे मरीजों को देखते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और इलाज करते हैं। तो ये तो बात हुई जनरली ये अंडरस्टैंड करने की पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितना कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे जाने कि हमें ये तकलीफ होने की संभावना है? क्योंकि यदि हम कोई चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें उसके रिस्क फैक्टर्स या वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स को जानने की जरूरत होती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन उन लोगों में ज्यादातर देखा गया है जिनमें तनाव सहने की क्षमता कम होती है, माने कि जिनमें पहले डिप्रेशन के एपिसोड हो चुके हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड हो चुके हैं, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में डिप्रेशन हो चुका है, या फिर जिनका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का प्रॉब्लम रहा है, मतलब कि माहवारी से पहले उनके मन में अस्थिरता, अशांति, उदासी, नेगेटिव थॉट्स वगैरह बढ़ती हैं, जिसको हम पीएमएस भी बोलते हैं। उनमें ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में एक एम्बिवेलेंस होती है, मतलब अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है या श्योर नहीं है कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या बच्चा करना चाहते हैं, या जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपसी संबंधों में परेशानियां हैं, घर में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है, तनाव या स्ट्रेस बना रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनमें ये समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने आमतौर पे देखा है, वो है कि यदि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था से पूर्व और 1 साल के दौरान में ज्यादा तनाव रहा है,
खासकर ऐसे लोगों में जिनमें कंसीव करने की प्रॉब्लम होती है और वो मल्टीपल आईयूआई या आईवीएफ के सेशंस के दौरान गुजर रहे होते हैं, वेरियस डॉक्टर्स को मिल चुके होते हैं, या कई बार मिसकैरिजेस या हताशा देख चुके होते हैं, उनमें तनाव के रसायन उनके नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए वो तनाव सहते-सहते और उससे रिलेटेड शंकाएँ और एप्रीहेंशन सहते-सहते उनकी तनाव सहने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि हम स्क्रीन करें और स्क्रीनिंग बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। यदि गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन या फिजिशियन जिसके पास भी महिला जाती है और वो 2-3 सवाल आमतौर पे पूछते हैं जो पोस्टपार्टम या पेरीपार्टम मतलब गर्भावस्था के दौरान होने वाली मानसिक समस्याओं के स्केल्स होते हैं, तो 2-4 सवाल पूछते हैं कि आपका मन कंटिन्यूअसली परेशान तो नहीं रहता, उदास तो नहीं रहता, नकारात्मक सोच तो नहीं आती, कभी ऐसा तो नहीं लगता कि सब बेकार है, इससे तो अच्छा है कि मर जाएं या भाग जाएं, इस तरह के जिनमें प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, वहाँ पे हम इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं अगर, तो हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी से और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है कि अब इस प्रॉब्लम से बचने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि तनाव की स्थिति यदि बढ़ती है तो कोई भी बीमारी बढ़ती है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो चाहे वो मानसिक बीमारी हो, तनाव की स्थिति में वो बढ़ती ही है। तो यदि ऐसा कुछ है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उस स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है। एक सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पति के साथ, इन लॉज के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिश्ता, एक संबंध जो है वो एक तरह से बफर का काम करता है। बफर का मतलब है कि वो किसी भी तरह की परेशानी को सहने की क्षमता हमारी बढ़ा देता है। घर के कामों के साथ साथ यदि महिला प्रोफेशनल है, बाहर जाके काम करती है, तो वहाँ परफॉर्मेंस पे इफेक्ट या फिर शारीरिक परेशानियां जो कि हो रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, एडिमा या सूजन आना, या फिर खाने पीने की दिक्कत होना, या फिर नींद या भूख पे असर पड़ना, इन चीज़ों की वजह से अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही होती हैं तो उनको ये भय होता है कि उनका जॉब चला जाएगा या उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी या फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे यदि उनका जॉब प्रॉपर नहीं चल पाया तो ये तनाव के कारण बनते हैं। वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज को आगे रखना, बिकॉज आज की डेट में यदि आप गर्भवती हैं या आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। घर के कामों के अलावा एक बच्चे की परवरिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, बिकॉज सारे समाज की, सारी मानवता की इकाई एक एक बच्चा है। वही जाके आगे बढ़ के उस समाज को बनाता है, उसको पूर्ण करता है। तो इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो आपकी अगर एक प्रायोरिटी है तो बाकी चीजों के लिए आपको उन प्रायोरिटीज को साइड पे रखने की जरूरत है। अपनी एक स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की जरूरत है कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, खुश रहना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और तनाव को दूर रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि इस सब के बावजूद, इस सब के बाद भी ये तकलीफ होती है तो भी घबराने या डरने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट से हम क्यों डरते हैं? आमतौर पे हमें लगता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ा हौवा है, एक डर है। लेकिन यदि आपको सांस की परेशानी होती है, आपको पेट की परेशानी होती है, आपको दिल की परेशानी होती है, तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? तो अपनी परेशानियों, जो भी जिस भी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड हैं, उसके स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो जब दिमाग से संबंधित परेशानी होती है, और जैसे मैंने कहा कि हमारा मन, सोचना, समझना, महसूस करना, ये सारे जो हैं ये हमारे दिमाग के फंक्शन ही हैं, एक तरीके के दिमाग से उपजे हुए काम ही हैं। तो जब इधर प्रॉब्लम हम महसूस कर रहे हैं तो उस एक्सपर्ट के पास जाना या उससे राय लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है हमें कि हमें परेशानी हो सकती है? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। हमें लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो पहली बात लोग क्या कहेंगे? दूसरा, हमें लगता है कि साइकियाट्री के डॉक्टर हमें जो दवाएँ देते हैं वो एडिक्टिव होती हैं, उनसे एडिक्शन हो जाती है, या उनके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, हमें लगता है कि हम जो इलाज कराएँगे वो हमें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, और इस सब के चलते कई बार रोगी के जो रिश्तेदार होते हैं, जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी होती है, वो ही उन्हें स्पेशलिस्ट के पास जाने से रोकती है। इनफैक्ट हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने या पीडियाट्रिशियन ने कहा है कि आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए, और माता पिता ने या इन लॉज ने या हस्बैंड ने उसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगी। हमारा काम एज साइकाइट्रिस्ट किसी भी तकलीफ को पहले एनालाइज करना है, उसको डायग्नोस करना है और उसके बाद ट्रीट करना है। इसलिए यदि आप किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे तो सबसे पहले हम उस तकलीफ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जाते ही आपको दवा लिख दी जाएगी। दूसरा, दवा का पर्पस मरीज का इलाज करना है, उसको बीमार करना नहीं है। अगर किसी भी इलाज के दुष्प्रभाव उसके पॉजिटिव इफेक्ट से या बीमारी को ठीक करने की क्षमता से ज़्यादा होते हैं तो उस दवा को मार्केट में लाया ही नहीं जाता है। इसके लिए कई तरह की रिसर्च की जाती है। इसलिए दवाई देने का काम जो एक डॉक्टर करता है वो सिर्फ दवा लिखने के काम जैसा नहीं है कि आपको मालूम है कि बुखार में पैरासीटामोल लेना है तो पैरासीटामोल ले लिया। आपका डॉक्टर ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि बुखार है तो क्यों है। एक सिम्टोमेटिक या लक्षणों की ट्रीटमेंट होती है कि यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो उसकी दवाई दी जाए, और दूसरा उसके कारण की ट्रीटमेंट होती है। तो जहाँ नींद में परेशानी होती है या घबराहट ज़्यादा होती है वहाँ इस तरह की दवाई दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि यदि वो परेशान है तो ये उनकी निजी परेशानी है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो यदि वो इलाज नहीं भी कराना चाहते तो क्या फ़र्क पड़ता है? चलने दीजिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, कोई बात नहीं, काम नहीं करना है, उदास रहने दीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का असर सिर्फ माँ पे नहीं हो रहा है। पोस्टपार्टम का डिप्रेशन का असर उस बच्चे पे भी हो रहा है जो उस माँ ने पैदा किया है। जो आउटकम्स हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड उनको हम पर्सनल तौर पे इसलिए देख पाते हैं कि जो माँ है वो उदास दिख रही है, परेशान दिख रही है, सो नहीं पा रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, और उसकी वजह से उसका खाना पीना, शारीरिक स्वास्थ्य और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब परिवार के साथ आपसी संबंध जो हैं वो खराब हो रहे हैं। व्यवहार के तौर में वो हो सकता है कि बच्चे की केयर ना कर पाए, या फिर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए कि किसी और को बच्चे की केयर ना करने दें। और कई बार देखा गया है कि परिवारों में बहुत ज़्यादा परेशानियां इस वजह से पैदा हो जाती हैं, क्योंकि माँ इतनी ज़्यादा अपसेट होती है और दूसरे लोगों का प्रेशर होता है कि आप बच्चे को मतलब इस तरीके से बड़ा करें जैसा कि बड़े लोग कह रहे हैं, और वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है। जब इस तरह का माहौल होता है तो पूरे एनवायरनमेंट में एक तनाव की स्थिति होती है। एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसकी विजन, दृष्टि, या उसका सुनना, हियरिंग, या उसकी भाषा, लैंग्वेज, ये वाली चीजें अभी डेवलप नहीं हुई होती हैं। वो अपने आप को किसी आमतौर पे जो एडल्ट यूज करते हैं, इंद्रियां बोलते हैं जिन्हें, उन्हें अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं अपनी परेशानी को व्यक्त करने के लिए या फिर दूसरों की परेशानी को समझने के लिए। उनके पास मात्र दो माध्यम होते हैं, एक टच और एक प्रेशर। इन दोनों के अलावा जो एक खतरा भांपने की क्षमता होती है जिसको थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, वो एक किसी भी अ, नवजात शिशु में, चाहे वो इंसान का बच्चा हो चाहे वो जानवर का बच्चा हो, वो बहुत ज्यादा होती है। इस चीज को हम थ्रेट परसेप्शन भी बोलते हैं। और ये परसेप्शन की वजह से ही बच्चा जैसे ही प्रसव के बाद गर्भ से बाहर आता है वो बहुत तेज रोता है। उसका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है कि बच्चा आते से ही
सांस लेने लगता है, उसकी लंग्स में हवा भरती है। इसके अलावा ये भी है कि वो बच्चा अपने होने का एक तरीके से इंफॉर्मेशन सबको दे देता है कि हाँ मैं आ गया हूँ और मैं ठीक हूँ। इसके बाद जब भी भूख लगती है, ठंड लगती है, अ, गीला होता है बच्चा, तो उस समय वो रोता है, क्योंकि उसके पास यही एक माध्यम है अपने आसपास लोगों को बताने का कि मुझे परेशानी है। अगर आसपास के लोग उसकी इस परेशानी के समय में उसको इमीडिएटली अटेंशन देते हैं, तो वो कंफर्टेड फील करता है, आराम महसूस करता है। और इस कंफर्ट और आराम की वजह से उसमें ऐसे रसायन बनते हैं जो कि मन को शांत करते हैं। पर यदि एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है, टेंस है, माँ इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हो पाती है या बहुत एंग्शियस है, तो उसकी वजह से उस चीज को, एक तरह के वाइब्रेशंस को, उस बॉडी लैंग्वेज को, हम जब भी तनाव के डिफरेंट पैरामीटर्स को नोट करते हैं साइकोलॉजी में, तो काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। स्किन का तापमान, रक्तचाप, हार्ट रेट तेज है या कम है, ब्रीदिंग तेज है या कम है, स्किन की गैल्वेनिक रेजिस्टेंस, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि तनाव के दौरान बदलते हैं। इन्हीं के बेसिस पे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी देखे जाते हैं। ये जो डिटेक्शन है, ये उस बच्चे में जो नया पैदा हुआ होता है काफी ज्यादा होती है। और यदि माँ तनाव में है, परेशान है, उदास है, तो इससे बच्चे के मन में भी तनाव के रसायन ज्यादा बनते हैं। इसकी वजह से जो बच्चे में असर देखे गए हैं, अगर ये तकलीफ प्रोलॉन्ग रहती है तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, उसकी स्लीप पे असर पड़ता है, बच्चा रोता ज्यादा है, बच्चे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, और पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग, माँ और बच्चे में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग बहुत अफेक्ट होने लगती है। इस अफेक्ट की वजह से जो बच्चे में माहौल या अपने एनवायरनमेंट के प्रति एक कंफर्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट आना चाहिए कि हाँ अगर मैं आवाज लगाऊंगा तो मुझे कोई सुन लेगा, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मुझे मेरा कोई ध्यान रख लेगा, वो वाली जो भावना है जिसको ट्रस्ट की भावना कहते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगती है। उसके दिमाग में तनाव के रसायन बढ़ने लगते हैं और उसके बाद में एंग्शियस या डिप्रेस्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। WHO की स्टडीज के हिसाब से यदि मदर में बार बार डिप्रेशन होता है, तो बच्चे में भी उसका लर्निंग के हिसाब से, और जेनेटिक कंपोनेंट तो है ही, उसकी वजह से ये असर बढ़ने लगते हैं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन सिर्फ माँ की एक निजी समस्या नहीं है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन माँ के अलावा बच्चे पे और परिवार पे भी एक बहुत मेजर असर, एक बहुत महत्वपूर्ण उसका प्रभाव होता है, जिसके जो असर हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हमारे समाज में शारीरिक समस्याओं पे हमने आमतौर पे गौर किया है। आज की डेट में भी जीडीपी का एक बहुत कम हिस्सा, जो लास्ट मैंने पढ़ा था 0.9% हेल्थ सर्विसेज पे फोकस किया जाता है। इसके बारे में डिस्कशंस चलती हैं, लेकिन साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स पे या मानसिक रोगों पे या मन पे हमारी आजकल की समस्याओं का जो असर होता है, उस पे गौर, उस पे फोकस बहुत ही कम है। हम उस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हम बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। आज की डेट में भी हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि वो मुझे पागल कहता है। उनको बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं कि अगर आपको वो कहे कि डायबिटिक हो तो चलेगा, तो क्यों बुरा लगता है? इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर मानसिक तौर पे परेशान हैं तो हम में कोई कमजोरी है या हम में कोई वीकनेस है, जो कि हमारी अंदरूनी कमी है। पर कमी तो हम सब में है। हम कोई भी परफेक्ट कहाँ पैदा हुए हैं? कोई चश्मा लगाता है, किसी को थायराइड की दिक्कत है, किसी के बाल कम है, किसी के ज्यादा हैं, किसी को खांसी जुकाम ज्यादा होता है, कोई एलर्जिक हो जाता है। उसी तरीके से तनाव सहने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना या मानना जरूरी है कि हाँ मुझे तनाव हो रहा है। और अगर हम ये चीज मान लेते हैं तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। इसलिए जितने भी नई माएँ हैं या जो गर्भवती हैं और नए बच्चे की एक्सपेक्टेशन में हैं, उनको
अपनी शारीरिक समस्याओं के अलावा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना भी ज़रूरी है। और यदि मन में ऐसी परेशानी आती है कि उनको लगता है कि नहीं मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके बारे में बात करें अपने पति से, अपने परिवार से, अपने भाई-बहन से। और अगर लगता है कि कोई नहीं समझ पा रहा है तो अपने डॉक्टर से। यदि आपके डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता है कि आपकी मानसिक समस्याओं का इलाज हो सकता है या फिर उनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, तो आप खुद किसी मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक या फिर साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। मानसिक परेशानियों अगर बहुत शुरुआती हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हैं, तो उसमें काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का मेजर रोल है। ये जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी है, ये आपकी सोचने, समझने और तनाव को सहने की क्षमता को जानकर उसके अनुरूप एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं, जिससे आपको फायदा होता है। पर यदि ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है और आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं अपने मूड को इम्प्रूव करने में, तो उस केस में कई ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम फेज में दी जा सकती हैं, और उनका बच्चे पे कोई बुरा नुकसान नहीं होता है। क्योंकि हम इस तरह की ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे करते हैं और हमने उनके आउटकम्स देखे हैं, हमें मालूम है कि बहुत तरह की तकलीफें ऐसी हैं जिसमें इलाज ना करना बच्चे के लिए और माँ के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है रादर देन कि उसका इलाज करना। और क्योंकि ये इलाज सिंपल है, इलाज जरूरी नहीं कि उससे आपको नींद ही ज्यादा आएगी, या ऐसा नहीं है कि दवा की वजह से आपको एडिक्शन हो जाएगी। यदि आप डॉक्टर की सलाह से इलाज करते हैं तो जनरली आउटकम्स अच्छे होते हैं। और उसके बाद बाकी तकलीफें जो कि इन बीमारियों से रिलेटेड हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या फिर आपके बच्चे से कनेक्टिविटी हो, या बच्चे का खुद का मानसिक और शारीरिक विकास हो, वो बेहतर ही होता है। इसलिए सभी महिलाओं से, चाहे वो माँ बन चुकी हैं, माँ बनने वाली हैं, या जिनके आसपास कोई माँ बन रही हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि यदि आपको कोई परेशानी है तो आप इस बारे में बात कीजिए। आप इससे संबंधित कोई भी आपको सवाल हैं तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और मैं यथासंभव प्रयास करूंगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो मैं आपके सवाल जान सकूं, यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे कोई सवाल अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। कुछ सवाल चैट बॉक्स में आए हैं और काफ़ी रेलेवेंट हैं। पहला सवाल है कि आर देयर लेसर चांसेस ऑफ गेटिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड। जो स्टडीज हमने की हैं, इनफैक्ट मेरा खुद का, जब मैं साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरा थीसिस का शोध का टॉपिक पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। तो हमने ये देखा है कि प्राइमरी पैरा में पहले बच्चे के पैदा होने के समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस दूसरे बच्चे के समय होने के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिनमें फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में डिप्रेशन हुआ है, उनमें सेकेंड प्रेगनेंसी में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यदि ऐसी कोई स्थिति रही है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को ज़रूर बताएं। और यदि आपने पहले प्रेगनेंसी के बाद किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली थी तो उन्हें भी लूप में रखें, ताकि वो दूसरे टाइम में आपकी तकलीफ को समय पे इलाज कर पाएं और आपकी तकलीफ बढ़े नहीं। दूसरा सवाल है, व्हाट शुड आई डू टू काम माई सेल्फ व्हेन फीलिंग एंग्शियस और डिप्रेस्ड। घबराहट या उदासी ये एक तरह का रिएक्शन है। हम सोचते हैं कि सिचुएशन की वजह से हम घबरा रहे हैं या उदास हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन एक तरह का ट्रिगर है, हमारा रिस्पॉन्स ये कारण है। तो हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि सिचुएशन की वजह से अगर मैं परेशान हूँ या मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं ये कैसे करूँगी, तो मैं
उस चीज को, उस थॉट को चैलेंज करूं कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या मुझे ऐसा किसी ने कहा है, या मेरी कोई ऐसी पहले की मान्यताएं रही हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, या फिर जस्ट बिना किसी कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यदि बिना किसी कारण ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने मन को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जिससे मन शांत होता है। जैसे कि एक्सरसाइज एक कॉमन एक्टिविटी है। एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, या फिर कोई ऐसी क्रिएटिव हॉबी में इंडल्ज होना जैसे पेंटिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, जिससे हमारा मन आमतौर पे नेचुरली खुश होता है, क्योंकि उस तरह के केमिकल्स बनते हैं जो हमें खुश करते हैं। इसके अलावा किसी से बात करना जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, वो भी हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को ज़रूर दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताबें पढ़ना, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने के लिए इस तरह की बातों के वीडियोस देखना या सुनने से भी हमारा मूड पॉजिटिव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीनेटल? पेरीनेटल का मतलब है गर्भावस्था के दौरान। पोस्टनेटल होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, पेरीनेटल होता है गर्भावस्था के दौरान। इनफैक्ट मोस्टली हमने देखा है कि जहाँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन हम देख रहे हैं, वहाँ पे पेरीनेटल मूड डिसऑर्डर, मतलब गर्भावस्था के दौरान भी मन की अस्थिरता या मन की परेशानी के लक्षण देखे जाते हैं। और यदि ये लक्षण लंबे समय तक चलते रहते हैं और ट्रीट नहीं होते हैं तो ये फुल फ्लेश्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रूप में आ जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू फील डिप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल? यस, और जो मैंने अभी आपसे बात कही वो यही है कि गर्भावस्था के दौरान जो बदलाव हम में आ रहे होते हैं, शारीरिक बदलाव हैं कि बॉडी उतनी लचीली नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वेट गेन हो रहा है, बेडोल हो रहे हैं। फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बढ़ने लगते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लेवल बढ़ जाते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया उसके बारे में सोचते रहना। और इसके अलावा क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है सोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, तो उस वजह से परेशानियां होती हैं। जो चीज़ें आप पहले कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इन सब के चलते गर्भावस्था के दौरान तनाव बढ़ता है, और इस तनाव के बढ़ने की वजह से काफ़ी तरह की मानसिक परेशानियां जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो पहले हो चुके हैं और ट्रीट हो चुके हैं, उनके भी होने की संभावना बढ़ जाती है। टिप्स टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, या सी, एक तो होते हैं जनरलाइज्ड टिप्स और एक होते हैं स्पेसिफिक टिप्स। तो यदि हम जनरलाइज्ड बात करें तो किसी के लिए भी अगर मन में नेगेटिव थॉट आ रही हैं तो आप उसको देखें कि हम जनरली उस थॉट के बारे में उसमें अटक जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यदि मुझे काम करना है और मुझे लग रहा है कि मेरा जॉब में प्रॉब्लम होगा, तो मैं वहीं अटक जाती हूँ कि जॉब में प्रॉब्लम होगा, लोग सोचेंगे कि इसको, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता, मेरा पोर्टफोलियो मुझसे ले लेंगे, मुझे अगला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम वहीं अटक जाते हैं। हम वहाँ ना अटके, हम सोचें कि ठीक है, ये मेरा कंसर्न है कि ऐसा हो सकता है, पर इसके बारे में इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती, तो लेट मी थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस थॉट को रिप्लेस करते हो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से, कि ठीक है, यदि अगर काम नहीं कंटिन्यू कर पाई तो फुल टाइम बच्चे को दे पाऊंगी, हो सकता है कि जो चीज़ मैंने पहले नहीं की है वो काम मैं कर पाऊँ, या जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें थी वो मैं कर पाऊँ, या फिर सबैटिकल लेके वापस आ पाऊँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने नेगेटिव सोच को छोड़ना है, उसको स्टॉप करना है, तो यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अ मोर पॉजिटिव थॉट। इज इट एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इशू इफ यू स्टार्ट फियरिंग स्मॉल थिंग्स? यस, मेंटल इश्यूज क्योंकि मन से संबंधित है, तो डर लगना, घबराहट होना, परेशानी होना, चीज़ों को कम या ज़्यादा महत्व देना, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, ये सब चीज़ें मानसिक रोगों से संबंधित हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली प्रेगनेंसी के दौरान आती हैं, जैसे कि अपने बारे में श्योर नहीं होना, लेकिन यदि आप उस चीज़ को सोच के उसके
उसको काबू कर जाते हैं या सोचते हैं कि ठीक है मैनेज कर लेंगे। एक और तकलीफ होती है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान नॉन एडिबल चीज़ों को खाना, जिसको पाइका बोलते हैं, जैसे मिट्टी खाने का मन करना। ये वाली चीज़ें जो हैं इसको हम मानसिक समस्याओं या मानसिक रोगों में नहीं लेते। लेकिन यदि आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, आपको फिजिकल सिम्पटम्स आते हैं या जैसे कि दिल धड़क रहा है, पसीना आ रहा है, हाथ-पाँव काँप रहे हैं, या साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आते हैं कि आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, उससे बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इसको हम एंग्जायटी या फोबियाज़ बोलते हैं। ये तकलीफ़ें भी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकती हैं और इसकी वजह से यदि आपकी पर्सनल, सोशल, वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप अपना ख्याल नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण है और इसका इलाज करने की ज़रूरत है। तो ये इलाज हम कर सकते हैं। सो अपेरेंटली ऑलमोस्ट सारे सवाल जो पूछे गए थे उनके मैंने जवाब दे दिए हैं। जाते जाते मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि माँ बनना एक खुशी का समय है। माँ बनना एक तरह का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे हर एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वैसे ही ये एक्सेप्ट करना कि इस एक्सपीरियंस में हर समय मुझे खुशी ही होगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, वो नॉर्मल है। उन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए प्रॉब्लम से या अपनी परेशानियों से घबराइए नहीं। उसको डील करने के लिए सहायता की ज़रूरत है, सहायता लीजिए, पर पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए। और जो भी उस माँ से संबंधित हैं, जो परेशानी में है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई-बहन है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो माता-पिता हैं, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, तभी वो कराता है। उसको ये कहना कि तुम कराओ मत, से परेशानी नहीं चली जाती। शेर के सामने आँख बंद कर लेने से शेर चला नहीं जाता, कबूतर को वो फिर भी खा जाएगा। इसलिए यदि किसी को प्रॉब्लम है तो जस्ट डोंट विश इट अवे, उसके बारे में बात करें और एक्सपर्ट सलाह लें। हम लोग यहाँ पे इसीलिए ही हैं ताकि हमें जो भी जानकारी आज तक मिली है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है क्लिनिकल सेटिंग में, हम उसको आपसे शेयर कर सकें और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंकाएं हैं, हम उन्हें दूर कर सकें। यदि इससे संबंधित और कोई सवाल हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे आगे भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट प्रेगनेंसी एंड postpartum period. Thank you so much.